जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और अपनी प्रश्नावली चल रही थी 2.4, उसके 6 क्वेश्चन हो गए थे शायद, आगे करेंगे आज। ओके तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 2.4 और क्वेश्चन नंबर 6। 5 हो से स्टार्ट करते हैं। महुली गांव में, महुली नाम का गांव है, महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड, यानी आयताकार, आयत की आकृति का आयताकार कैसे होता है? ऐसा, इसकी आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर। तो ऐसा एक आयताकार भूखंड यानी भूमि का टुकड़ा, यह जमीन पड़ी है, आयताकार भूखंड जमीन का टुकड़ा पड़ा है जो विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। वहां पर क्या बनाएंगे? विद्यालय। महुली गांव में एक आयताकार भूखंड है, आयताकार जमीन का टुकड़ा पड़ा है, जमीन पड़ी है जहां पर विद्यालय बनाना है। क्या बनाना है? विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है, विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई व चौड़ाई, इस भूखंड की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 11:4 है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में, अब पंचायत वाले क्या करवा रहे हैं? उस विद्यालय के जो जमीन पड़ी उसके चारों तरफ बाढ़ लगा रहे हैं। बाढ़ कराने में रुपए है, रुपए का निशान आजकल ऐसे चलता है, ठीक है ना? आपको पता है रुपए 100 प्रति मीटर की दर से, एक मीटर बाढ़ हो जाएगी तो खर्चा आएगा 100 रुपए। तो कितना खर्चा आया है? रुपए 75,000 रुपए खर्च किए गए। वे करने होंगे तो भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। माप यानी परिमाप, माप यानी क्या ज्ञात करना है? भूखंड की माप यानी परिमाप ज्ञात कीजिए। देखना बड़ा ध्यान से देखना। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। महुली गांव में एक आयताकार भूखंड है, ये आयताकार भूखंड है, जमीन का टुकड़ा, ठीक है। अब ये जमीन का टुकड़ा पड़ा है गांव में, महुली गांव में, विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। ये जमीन का टुकड़ा गांव में जो पड़ा है, यहाँ पर विद्यालय बनेगा, स्कूल बनेगा, ठीक है। तो इस भूखंड की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात, लंबाई 11, चौड़ाई 4, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 11:4, तो 11:4, मतलब 11 लंबाई और 4 चौड़ाई हो गई। तो गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में, अब बाढ़ कहाँ करवानी है? इस भूखंड के, इस जमीन के टुकड़े के चारों ओर बाढ़ कराएंगे। बाढ़ तो बाढ़ होती है ना, अब चारों ओर क्या करानी है? बाढ़ करवानी है। क्या करवानी है? बाढ़। अब ये कह रहा है 100 रुपए प्रति मीटर। अब इसके चारों तरफ जो बाढ़ करवाएंगे, जैसे मान लो ये 1 मीटर की बाढ़ करवा दी, 1 मीटर बाढ़ का खर्चा कितना आता है? 100 रुपए। अब खर्चा आया टोटल 75,000 रुपए। कितना आया? 75,000 रुपए। तो ये कह रहा है अगर 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 1 मीटर बाढ़ कराने का खर्चा 100 रुपए है, 75,000 खर्चा आया। सबसे पहले इस भूखंड का माप ज्ञात कीजिए, इस भूखंड के चारों ओर की माप, चारों ओर का परिमाप ज्ञात कीजिए।
किसी भी आकृति के बाहर की चारों ओर की जो माप होती है उसे परिमाप कहते हैं। ये तो आपको पता ही है। चलो अब इसका परिमाप क्या करना है, तो देखो अब हम करते हैं। तो सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई देखिए, क्योंकि जो जमीन का टुकड़ा है वो आयताकार है, तो आयताकार भूखंड की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात, आयताकार भूखंड की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है, चौड़ाई का अनुपात देखना है 11:4, ठीक है। लंबाई 11, चौड़ाई 4 अनुपात में देखना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ से अनुपात का चिन्ह हटेगा ना, तो 11 के साथ क्या आएगा, एक कांस्टेंट यानी चर राशि आएगी 11x, ये आएगा 4x, आएगा नहीं आएगा। तो लंबाई व चौड़ाई कितनी हो गई, यहां से हटाओ, अनुपात का निशान हटेगा तो क्या आएगा, ये 11x हो जाएगा लंबाई, और ये चौड़ाई हो जाएगी 4x, हो गई। तो लंबाई और चौड़ाई आ गई 11x, ये आ गई 4x। अब हमको क्या निकालना है, परिमाप, क्या निकालना है, परिमाप। तो देखो बेटा, तो भुजाओं का माप ज्ञात कीजिए, माप यानी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है वो भी ज्ञात करना है। माप तो एक तो चारों तरफ का परिमाप तो ज्ञात करना ही है, फिर ये लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है वो भी माप ज्ञात करनी है। भूखंड का माप ज्ञात कीजिए, यानी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन परिमाप ज्ञात करते हैं। तो परिमाप आप लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले लिख लो कि 1 मीटर बाढ़ का खर्चा कितना आता है, 1 मीटर बाढ़ का व्यय, 1 मीटर बाढ़ का व्यय कितना आता है 100 रुपए, या फिर ऐसे लिखो 100 रुपए में, 100 रुपए में, या डायरेक्ट लिख दो। चलो परिमाप ज्ञात करना है ना, एक डायरेक्ट सूत्र भी होता है परिमाप ज्ञात करने का। ये जो आयताकार भूखंड है ना, इसके चारों ओर की परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप का सूत्र होता है कि कुल व्यय, कुल खर्चा कितना हुआ, उसमें 1 मीटर बाढ़ लगाने का खर्चा है वो डाल दो, 1 मीटर बाढ़ बनाने का व्यय, तो क्या आ जाएगा परिमाप, क्या आ जाएगा परिमाप। इसका शॉर्ट ट्रिक है, मतलब परिमाप ज्ञात करने का डायरेक्ट सूत्र है। अगर कुल खर्चा दिया हुआ हो, जैसे कहना है कि इसके चारों तरफ बाढ़ लगा रहे हैं, स्कूल के चारों ओर बाढ़ लगा रहे हैं, तो 100 रुपए प्रति मीटर, 1 मीटर बाढ़ लगाने का खर्चा 100 रुपए 100 प्रति मीटर, प्रति 1 मीटर पे खर्चा आता है 100 रुपए। अब खर्चा कितना है 75,000 रुपए। तो देखो यहाँ पे कुल व्यय कितना हुआ 75,000, बाढ़ लगाने का कुल खर्च कितना आया 75,000 रुपए, और 1 मीटर खर्चा कितना है 100 रुपए। तो इसके से भाग दो, 0 कट, या आगे 1 का भाग दिया, इसमें 750 में आया 750 मीटर। तो परिमाप आ गया 750 मीटर। क्या आ गया परिमाप, कितना आ गया 750 मीटर। मतलब जो स्कूल है उसके चारों ओर की दूरी कितनी आ गई 750 मीटर। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। स्कूल की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो यहाँ पर क्या आया परिमाप, क्या आया है परिमाप निकाला है हमने। तो परिमाप का, आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, सही में आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है, ठीक है। अब परिमाप कितना दे रखा है आपको 750, जो चीज दे रही है उसी का सूत्र लगाओ। परिमाप तो आ गया, आयताकार भूखंड का परिमाप 750 मीटर, लंबाई 2 गुणा लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। लंबाई कितनी है 11x प्लस चौड़ाई कितनी है 4x, ठीक है। अब यहाँ करता हूं आगे, देखिए आप लोग देखना, तो 750 परिमाप आ गया। परिमाप का सूत्र होता है, आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्योंकि हमें इस आयताकार स्कूल के भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है, तो हमें क्या दिया, इसने परिमाप दिया, तो परिमाप का सूत्र लगाओ। परिमाप सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 750 आ गया परिमाप, 2 गुणा लंबाई और चौड़ाई होगी 11x, ये होगी 4x, इधर के 11x 4x, ठीक है। अब
750 बराबर हो जाएगा 2 का 2 गुणा 11x और 4x टोटल हो गए 15x। 15x हो गए ना। अब 750 बराबर आ गया 2 को 15x से गुणा किया 30x। x का मान निकालना है, x को बाहर ले लेंगे। 30 और x गुणे में थे, 750 अपनी जगह रहेंगे, 30 यहाँ गुणे में थे, इधर आते किसमें जाएगा भाग में, ये आ गया 30 भाग में। 0 से 0 कर 3 का भाग 75 में गया 25 भाग यानी 25 मीटर। x बराबर आ गया 25 मीटर। हमें क्या ज्ञात करनी है, लंबाई। लंबाई कितनी है 11x। ये कह रहे हैं भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। माप यानी लंबाई और चौड़ाई वो ज्ञात करनी है। ठीक है, तो लंबाई ज्ञात करनी है। लंबाई कितनी है 11x, चौड़ाई कितनी है 4x। ठीक है, तो 11 की 11, x का मान आ गया 25, 11 को 25 से गुणा कर दो, 25 ये हो गया 250 और 25 275। तो लंबाई आ गई 275 मीटर। और 4x में 4 का 4, x का मान आया 25, रखो 25, 4 में 25 कर दो तो आ गया 100 मीटर। तो लंबाई आ गई 275 मीटर, चौड़ाई आ गई 100 मीटर। ये आ गई भूखंड की माप। भूखंड की माप नहीं, भूखंड में जो लंबाइयां हैं और चौड़ाई है वो माप कहलाती है उसकी। तो लंबाई और चौड़ाई हमने ज्ञात कर ली। वापस बताओ एक बार, ये कह रहे हैं आयताकार भूखंड है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 11:4। हमें क्या ज्ञात करनी है, भूखंड की माप। यानी इस भूखंड, ये जो भूखंड बना है जमीन का टुकड़ा, इसकी माप यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई और चौड़ाई को अनुपात का निशान हटा, अनुपात का निशान हटने क्या आता है, तो कांस्टेंट चर राशि आ जाएगी साथ में। ये 11x, ये हो गया 4x। ठीक है, परिमाप ज्ञात करना है। जब भी कुल व्यय दे रखा हो, जैसे कुल व्यय है 1 मीटर का देखना है, तो कुल व्यय में 1 मीटर बाहर लगाने का खर्चा कितना आता है 100। कुल व्यय, कुल खर्चा कितना वो बाहर लगाने का 75,000, उसमें 1 मीटर का भाग दे दो, कितना आएगा वो आएगा अपना परिमाप 750 मीटर। और हमें क्या ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई। और क्या दे रखा है हमें, ये क्या आया है परिमाप। परिमाप का सूत्र लगाओ, आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप देगा 750, तो 2 गुना लंबाई 11x, लंबाई 11x, चौड़ाई 4x। ठीक है, यहाँ रखा दोनों को, 11 और 4 हो गया 15x। 750 में 2 को 15x से गुणा किया 30x। x का मान निकालने के लिए यहाँ लाया, 30 का भाग 750 में 0 0 का 3 का भाग उसमें गया 25 बार। फिर 11x, x का मान था यहाँ पे 11 को 25 से गुणा किया 275 और 4x में तो 4, x का 25 यानी 100 मीटर। ये आ गई भूखंड की माप यानी लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, चलो चलो बेटा आप लोग वीडियो रोक के आराम से कर लें। क्वेश्चन नंबर 7, एक हसन नाम का लड़का है। तो हसन स्कूल भर्ती है, स्कूल यूनिफॉर्म बनाना चाहता है, अपने लिए स्कूल की ड्रेस सिलवा रहा है। स्कूल भर्ती बनाने के लिए दो प्रकार का कपड़ा खरीदता है। 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। वो अपने
अपने स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। ऊपर शर्ट के लिए अलग और पतलून नीचे पैंट के लिए अलग। इसमें कमीज यानी शर्ट के कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपए प्रति मीटर, 50 रुपए प्रति मीटर। तथा पतलून यानी पैंट के कपड़े का पतलून के कपड़े का भाव ₹90 प्रति मीटर है। ये 90 रुपए प्रति मीटर, 1 मीटर पतलून एंड पैंट का कपड़ा नहीं 1 मीटर का लगता है 90 रुपए हैं। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा लेता है। वो शर्ट के लिए ले रहा है, कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए, मतलब कमीज का लेगा 3 मीटर, पतलून एंड पैंट के बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा लेता है। 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। तो वह इस कपड़े पर क्रमशः 12% व 10% लाभ पर बेचकर ₹36,000 प्राप्त करता है। अब शर्ट और पतलून बनाता है और उनको शर्ट को 12% और इसको 10% लाभ पर बेचकर 36,000 रुपये प्राप्त करता है। उसके पतलूनों के लिए यानी पैंट बनाने के लिए कितना कपड़ा खरीदा? ये प्रश्न देखने में बड़ा है लेकिन एकदम सिंपल है। ठीक है, चलो करते हैं अभी इसको। ये कहना है कि असल नाम का लड़का है वह स्कूल यूनिफॉर्म स्कूल ड्रेस बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। कमीज के लिए अलग, कमीज का कपड़ा है उसका भाव है 50 रुपए प्रति मीटर। और पतलून यानी पैंट बनाने के लिए ऊपर शर्ट पहनेगा, शर्ट का कपड़ा कितना है 50 रुपए प्रति मीटर की दर से, और पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपए प्रति मीटर है। और पैंट जो नीचे पहनता है उसका भाव है 90 रुपए प्रति मीटर। अब वह जो असल है वह क्या करना है, कमीज के प्रत्येक 3 मीटर के लिए, एक कमीज के लिए 3 मीटर कपड़ा, तो कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए, तो कमीज के लिए लेगा वो 3 मीटर कपड़ा, और पतलून यानी पैंट बनाने के लिए लेगा वो 2 मीटर का कपड़ा। वह इस कपड़े पर 12 और 10% लाभ बेचकर 36,000 रुपये प्राप्त करता है। तो इसके पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा, तो उसने पैंट बनाने के लिए कितना कपड़ा खरीदा था वो ज्ञात करना है। तो कमीज के सबसे पहले तो कपड़ा कितना लिया इसने, तो कमीज के लिए कपड़ा कितना लिया, कमीज के लिए कपड़ा बराबर 3 मीटर। ठीक है, देखो यहाँ पे ये देखा है कमीज के प्रत्येक 3 मीटर के लिए, कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए, मतलब कमीज के लिए दिया 3 मीटर, तो 1 मीटर का कितना खर्चा, कमीज जो है उसका भाव कितना 50 रुपए प्रति मीटर, प्रति मानी 1, प्रति का मतलब क्या होता है 1। अब कमीज के लिए कपड़ा कितना देता है 3 मीटर, कमीज के लिए कपड़ा 3 मीटर, 1 मीटर का 50 रुपए, तो 3 मीटर बराबर हो गया 50, तो 3 से गुणा कर दो 150 रुपए।
ठीक है। 1 मीटर कपड़े का 50 रुपए होता है, 3 मीटर कपड़े का कितने रुपए का उसने कपड़ा खरीदा? 150 रुपए का। उसी प्रकार पतलून के लिए कपड़ा यानी पैंट बनाने के लिए कपड़ा, पतलून के लिए कपड़ा बराबर हो गया 2 मीटर। देखो इसने कहा है पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है, पतलून यानी पैंट बनाने के लिए 2 मीटर खरीदता है। 1 मीटर का कपड़ा, 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है? देखो पतलून के कपड़े का भाव, पैंट के कपड़े का भाव 90 रुपए प्रति मीटर, प्रति मानी 1 मीटर का 90 रुपए, तो 2 मीटर कपड़े कितना हो जाएगा? 90 गुना 2 बराबर 180 रुपए। ठीक है, तो उसने कमीज के लिए कपड़ा खरीदा 3 मीटर, उसके पैसे लगे 150। पतलून पैंट बनाने के लिए कपड़ा खरीदा 2 मीटर, उसके पैसे लगे 180। अब क्या करें? देखो ये सब हो गया। वह इस कपड़े पर, ये जो कपड़ा है कमीज का कपड़ा और पतलून एंड पैंट का कपड़ा क्रमशः 12%, क्रमशः पहले 12%, पहले कौन आया? कमीज। कमीज में वो 150 रुपए पे कितना कमाता है? 12% लाभ कमाता है। और 10% किससे कमाता है? इस पतलून एंड पैंट के कपड़े पे 10% लाभ कमाता है और 36,000 रुपए प्राप्त करता है। तो कमीज व पतलून पर लाभ कितना कमाता है? 12% व 10%। तो कमीज पर लाभ हो गया 12%। और अपने पास कितना कमीज का कितना लगा था? 150 रुपए। अब हमें कमीज खरीदा 150 रुपए में 3 मीटर, एक कमीज बनेगा। 150 रुपए में 3 मीटर खरीदा है, तो कमीज पर कितना लाभ कमाता है? 12%। एक कमीज बनाएगा, उसको कितना लाभ कमाएगा? 12%। एक कमीज कितने बन रहा है? 150 रुपए में, 150 रुपए कपड़ा लगा के फिर उससे कमीज बनाएगा। तो कमीज के 150 रुपए पर 12% लाभ कितना होता है? अब कमीज का कितना लगा? कमीज के कितने लगे? 150 रुपए। तो कमीज के 150 रुपए पर 12% लाभ कितना होगा? तो 150 का 12% लाभ कमाओ। 50 लाभ जो होता है वो किसी भी आदमी क्या होता है? फायदा। जैसे मैंने कहा मैंने 100 रुपए में चीज लाई और 12% लाभ पे बेच दी, मतलब 100 का 12% कितना होगा? 100 गुना 12 बटा 100, 100 का 12 रुपए। अब 12% यानी 12 रुपए मैंने और कमाए, 100 में लाई 12 रुपए और कमाए, तो 100 प्लस 12 मतलब मैंने 112 में वो वस्तु बेची है। तो लाभ कब आता है? क्रय मूल्य पे जब इतना अधिक लाभ होता है वह उसकी क्रय मूल्य में जुड़ता है। तो कमीज के कितने लगे? देखो कमीज के रुपए लगे 150 रुपए, उसको कितना? 12% लाभ। 150 का 12% कितना होता है? 150 गुना कर दो 12%, 12%। 150 का 12% निकालना है, 150 गुना 12 बटा 100। 150 का 150 12%, अगर प्रतिशत दिया हुआ है तो बटा 12 बटा क्या रहेगा? 100। 0 से 0 कट, ये 3 हो गया 2, फिर ये 6 आगे 18। उसको कितना लाभ हुआ? 18 रुपए का। 150 रुपए में खरीदा और 18 रुपए का उसको लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य कितने बेचा उसने? बेचने का मूल्य होता है विक्रय मूल्य। 150 में उसने खरीदा था कपड़ा, कमीज का कपड़ा 150 में, और 18 रुपए उसको बेचने पर और ऊपर लाभ हुआ है, तो 18 इसमें जुड़ेगा, तो कितना आ गया? 168 रुपए। इसका मतलब उसने 168 रुपए बेचा है, तब उसको 150 पे 18 रुपए का लाभ हुआ है। समझ आगे बात? उसी प्रकार पतलून एंड पैंट के कपड़ों को कितने खरीदा उसने? 180 रुपए में। पतलून के 180 रुपए पर कितना लाभ हुआ उसको? पतलून पे होता है, देखो कमीज और पतलून पे क्रमशः, यानी पहले कमीज पे 12% और फिर पतलून पे 10%। पतलून के 180 रुपए पे 10% लाभ, तो 180 का 10% कितना होता है? निकालो। 180 गुना 10 बटा 100। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, आगे 18 रुपए। ठीक है, 180 रुपए तो उसने पतलून खरीदा, पैंट का कपड़ा उसने 180 रुपए खरीदा और 18 रुपए उसको और लाभ हुआ उसके ऊपर।
लाभ जो होता है उसमें जुड़ता है ना। तो मैंने कहा 100 रुपए में खरीदा और 18 रुपए का मुझे लाभ हुआ। 100 और 18 मतलब 118 मैंने इसको बेचा, तब मुझे 18 रुपए का लाभ हुआ ना। ठीक है, तो 18 रुपए लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य यानी कितने बेचा, विक्रय मूल्य यानी बेचने का मूल्य कितने बेचा, 180 में तो खरीदा, 18 रुपए का लाभ हुआ, 18 इसमें और जुड़ गए, तो इसका मतलब उसने 198 रुपए में बेचा, तब जाके उसको 198 रुपए में मतलब 18 रुपए का लाभ हुआ है। अब देखो, तो प्रश्नानुसार क्या होता है कि जो उसको लाभ हुआ है वास्तव में कितना है, देखो 12% और 10% लाभ पर बेच के उसको 36,000 रुपए प्राप्त हुए, मतलब 36,000 उसको वास्तव में लाभ प्राप्त हुआ है। तो कमीज और पतलून में कितना लाभ हुआ, 168 और 198। तो कमीज, तो यह भी तो ऐसे लिख सकते हैं, तो कमीज व पतलून का विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, कितना लाभ होगा, बराबर आएगा 168, जिसका आगे 198 x, इनको करो x मान लो, क्या मान लो x, क्योंकि जो लाभ हुआ है विक्रय मूल्य कितना है 168x और 198x, 198 रुपए है नहीं है लाभ विक्रय मूल्य, इसका विक्रय मूल्य ये लाभ से मूल्य, विक्रय मूल्य इसमें लाभ जुड़ा तो आगे विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य इसमें लाभ जुड़ा 10% तो आगे 198 रुपए। तो अब जो कमीज और पतलून का विक्रय मूल्य कितना 168x मान लो, इसको मान लो 198x, क्योंकि हमें अभी तक वास्तव में कितना हुआ लाभ वो निकालना है। तो कुल लाभ देखो, तो अब लिखो प्रश्न के अनुसार क्या है, कुल लाभ बराबर कितना होता है, कमीज और पतलून पे जो लाभ हुआ ना, तो कमीज प्लस पतलून का कुल लाभ